गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक आपने संपूर्ण क्रांति के जो है पहली 5 टाइप्स जो है रेवोल्यूशन की वो आप ऑलरेडी कर चुके हो पार्ट 6 एंड पार्ट 7 वीडियो में। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है और इस 60 मार्क्स क्वेश्चन का भी इसमें आप अभी तक जो देख चुके हैं वो 7 क्रांतियों के प्रकार देख चुके हैं। टोटल 5 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज छठी रेवोल्यूशन पर हम बात करते हैं जिसे कहते हैं राजनीतिक क्रांति, जिसकी जयप्रकाश नारायण जरूरत बताते हैं। और वो कहते हैं कि राजनीतिक क्रांति जो है, सबसे पहले राजनीतिक क्रांति तभी आएगी जब सहभागी लोकतंत्र की स्थापना होगी, यानी कि सभी की भागीदारी होगी, ऐसा लोकतंत्र होगा और होना चाहिए। जयप्रकाश नारायण जो है भारत के जो उस समय के तत्कालीन मौजूदा जो लोकतंत्र है उससे संतुष्ट नहीं थे। वो कहते थे कि पाश्चात्य यानी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है और उन्हें विश्वास हो गया था कि इस प्रणाली ने भारत में ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है जिसमें राज्य की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है, सरकारों की भूमिका बहुत अधिक बढ़ गई है और लोगों की भूमिका दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। इसलिए वो एक राज्य विहीन समाज की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि राज्य की शक्तियाँ, सरकारों की शक्तियाँ कम से कम होनी चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग ले सके, ना कि पूरी तरह से सरकारों के ऊपर डिपेंड हो सके। इसके लिए वो चाहते हैं कि दल विहीन लोकतंत्र होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवा चुकी हूँ। इसके अलावा सहभागी लोकतंत्र के बारे में कहते हैं कि पंचायती राज प्रणाली को अच्छे से लागू करना चाहिए, पंचायती स्तर पर अच्छे से जो है लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि हमारा जो देश है 70% ग्रामीण इलाके से आता है और गाँव में पंचायत जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोकतंत्र में लोगों की भूमिका को बढ़ाने के लिए। नारायण ऐसे लोकतंत्र के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे जहां पर राजनीतिक दलों की प्रमुखता हो और निर्णय बहुमत से लिए जाएं, बल्कि निर्णय कैसे होने चाहिए, सहमति पर आधारित होनी चाहिए। फिर अगला जो है राजनीतिक दलों की कार्यशीलता से निराशा। ये आपने बहुत अच्छे से राजनीतिक दलों वाला जो दल विहीन लोकतंत्र है उसमें आपने बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि क्यों पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते, क्यों वो निराश है राजनीतिक दलों से। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसके लिए आपको फिर से मेरा जो है आई थिंक वो पार्ट 4 है जयप्रकाश नारायण चैप्टर 1 का, उसको आप जाके एक बार जरूर देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों वो दलों से बहुत अधिक निराश थे। फिर वो कहते हैं कि नई व्यवस्था संबंधी विश्वास पैदा करना होगा, समाज में नई व्यवस्था लेकर आनी होगी और वो तभी आ सकती है जब क्या हो, सिस्टम में बदलाव तभी आ सकता है जब राजनीतिक क्रांति हो, लोगों में राजनीतिक जागरूकता आए, लोग ये समझ पाए कि उनके अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है, लोकतंत्र में उनको कितना बढ़ चढ़कर भाग लेना है, इसकी ज़रूरत को वो महसूस कर पाएंगे। ऐसी व्यवस्था की स्थापना से पूर्व लोगों को इसकी आवश्यकता और उसकी उपयोगिता संबंधित जागरूकता जरूर वो चाहते हैं करना, इसके लिए वो राजनीतिक क्रांति की बात करते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों में उनकी अपनी शक्ति संबंधी चेतना और विश्वास भी पैदा करना चाहते हैं, जिसके द्वारा नवीन राजनीतिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। नवीन राजनीतिक यानी कि जो लोकतंत्र चला आ रहा है, जो घिसा पिटा लोकतंत्र है, जिसमें बहुमत दल की बात होती है, बहुमत की बात होती है, ना कि सहमति पर आधारित व्यवस्था की बात होती है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां वो मानते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को बदलकर एक सामाजिक आर्थिक समानता वाली, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, किसी व्यक्ति के पास संपत्ति विशेष इकट्ठा ना हो, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी में अच्छे से डिफरेंस पता हो। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इस तरह की वो नवीन व्यवस्था की डिमांड करते हैं जिसमें राज्य के कार्य कम से कम हो। फिर आते हैं इम्पोर्टेंट सबसे आखिरी रेवोल्यूशन पर, जो कि है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इसमें वो पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं वो डिक्लाइन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ यानी नैतिक मूल्यों के पतन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, प्राचीन भारत में जो आर्थिक गतिविधियाँ थी उसमें नैतिक मूल्य कूट कूट कर भरे हुए थे, लेकिन वर्तमान की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है। प्राचीन काल में क्या होता था, प्राचीन काल में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती थी, चाहे व्यापार होता था, लेन देन होता था, उसका केंद्र मनुष्य होता था, ना कि धन दौलत इकट्ठा करना। लेकिन आज बिल्कुल उल्टा हो गया है। आज के आधुनिक पाश्चात्य स्वरूप की अर्थव्यवस्था में उद्योगपतियों का, पूंजीपतियों का बोलबाला हो गया, जिनके पास सारी की सारी पूंजी एकत्रित है। इस अर्थव्यवस्था के अधीन उत्पादन, धन, शक्ति का अधिक से अधिक केंद्रीकरण हो गया कुछ ही लोगों के हाथ में और समाज बहुत अधिक भौतिकवादी हो गया है। तो वो कहते हैं कि हमें वैसी ही व्यवस्था चाहिए जो हमारे प्राचीन काल में हुआ करती थी, नैतिक मूल्यों पर आधारित, जिसमें विकेंद्रीकरण का सिद्धांत था, यानी कि धन इकट्ठा करके नहीं बैठना है,
उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, परस्पर सहयोग के सिद्धांत को जगाना है। उनका ये मत था कि पश्चिमी अर्थव्यवस्था की सबसे अधिक घृणित विशेषता यह है कि इस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानवीय मूल्यों के प्रति ध्यान नहीं देती तथा प्रत्येक वस्तु का निर्णय धन दौलत के आधार पर ही करती है। फिर वो दूसरा पॉइंट रखते हैं कि श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति। श्रमिक वर्ग तो कौन होता है? मजदूर वर्ग, जो कि फैक्ट्रीज में काम करता है, जो बड़े बड़े पूंजीपति होते हैं, संपत्ति वाले लोग होते हैं, उनकी फैक्ट्रियों में वो काम करता है। और देखिए उसका बहुत शोषण होता है, वो काम बहुत अधिक करता है, उत्पादन बहुत अधिक करता है, लेकिन उसको बदले में जो वेतन मिलता है वो बहुत ही कम। ऐसे शोषण के फलस्वरूप क्या होता है, जीवन की जो मूलभूत उसकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति करना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और श्रमिक स्वयं कंगाली की अवस्था में रहने पर मजबूर हो जाते हैं और अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हो जाते हैं। ऐसे में वो क्या है, जब उन्हें जीवन के अपने एक दिन की दो टाइम की रोटी कमाने के लिए इतना ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो वो रचनात्मक कार्यों की तरफ कहाँ सोच पाएंगे, यानी कि उनका मानसिक विकास हो ही नहीं पाएगा। उनके वो कुछ अच्छा रचनात्मक कार्य कर सकते हैं, अपने दिमाग को सोचकर वो अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, बट वो रचनात्मकता की तरफ या अच्छी सोच की तरफ जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी सोच तो इसी पर आधारित हो कि किसी ना किसी तरह से आज का टारगेट पूरा हो, आज का काम करें और घर पर 2 वक्त की रोटी का खाना हम अपने परिवार के सदस्यों को नसीब करवा सकें। तो ऐसे में व्यक्ति का मानसिक विकास भी रुक जाता है, वो जिम्मेदार ही नहीं रहता समाज के प्रति, क्योंकि उसकी पूरी सोच उसकी गरीबी के चारों ओर घूमती रहती है। फिर नारायण का ये विचार था कि निजी पूंजीवाद और जो राजकीय पूंजीवाद है, यानी कि प्राइवेट कैपिटलिज्म और स्टेट कैपिटलिज्म, इसमें भी अंतर है। वो कहते हैं कि आज के समय में क्या है कि दोनों ही बढ़कर आ रहे हैं। प्राइवेट कैपिटलिज्म यानी कि निजी पूंजीवाद, यानी कि अमीर लोगों के हाथ में पैसा हो जाना, और राजकीय पूंजीवाद यानी स्टेट कैपिटलिज्म यानी कि सरकार के हाथ में पूंजी हो जाना। कहते हैं कि दोनों ही एक जैसे ही हैं। सरकार के पास भी पूंजी है तो तब भी जो श्रमिक वर्ग है उसकी तब भी दयनीय स्थिति है। चलो प्राइवेट कैपिटलिज्म में कुछ लोगों के पास धन है, वो तो खर्च करेंगे नहीं श्रमिकों के उद्धार में। सरकारें भी बहुत कम धन खर्च करती हैं, बस खाना पूर्ति करती हैं, थोड़ा बहुत धन खर्च करके और वोट ले लेती हैं। तो ऐसे में श्रमिक वर्ग की दयनीय स्थिति और उसे आर्थिक क्रांति के द्वारा ही बदला जा सकता है। फिर वो आर्थिक विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि आर्थिक जो औद्योगिकरण का मतलब जहाँ तक हो सके समस्त उत्पादन व्यक्तियों के हाथों में हो तथा उत्पादन प्रक्रिया फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि घरों में हो, गांव इसकी इकाइयाँ हो, गांव के जो लोग हैं वो स्वनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने और अपने गांव तक ही सीमित रहें जहां उनको उत्पादन बनाना है अपने गांव की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, ताकि गांव आत्मनिर्भर बन सके। गांव आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनेगा तो हम जो निर्भरता की गुलामी है उससे अपने आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नारायण आर्थिक विकेंद्रीकरण द्वारा उत्पादन की प्रत्येक इकाई को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। संक्षेप में वे आर्थिक क्रांति द्वारा ऐसे विकेंद्रीकृत समाज की व्यवस्था करना चाहते थे जिसमें धन संपत्ति का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि एक हाथ में पूंजीपतियों के हाथ में धन इकट्ठा होकर न रह जाइए। पूंजीपति और श्रमिकों की श्रेणी नहीं होगी, यानी कि किसी प्रकार का पूंजीपति और श्रमिक यानी मजदूर वर्ग भेदभाव नहीं होगा, सब बराबर होंगे। विशाल स्तर के औद्योगिकरण के बजाय घरेलू उद्योगों का विस्तार होगा और आत्मनिर्भर गांव बनेंगे तो अपने आप से जो पूंजीपति है वो खत्म हो जाएंगे और मजदूरों का शोषण होना भी बंद हो जाएगा। फिर जो है अब हम मोटा मोटा 7 रेवोल्यूशन जब 16 नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे तो हम इनकी फटाफट से कुछ 7-8 विशेषताएं भी लिख देंगे, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन डीप में नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी आप ये पढ़ चुके हो राजनीतिक विचारों में और बहुत सारे विचारों में। सबसे पहले आपको जो पॉइंट लिखना है संपूर्ण क्रांति की विशेषताओं में यही लिखना है कि 7 प्रकार की क्रांतियाँ हैं जो मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लास्ट 2 वीडियोज़ में। फिर इसमें आपको जयप्रकाश नारायण की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखनी है कि संपूर्ण क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक देश का युवा उठकर सामने ना आए। और नव युवकों को भी भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए वो प्रेरित करते थे और वो चाहते थे कि युवकों को ये संदेश दे कि समाज और राष्ट्र के प्रति उनके जो आवश्यक कर्तव्य हैं, भारत को उज्ज्वल भविष्य बनाने के जो आवश्यक कर्तव्य हैं वो इसको पूरा करे। छात्र वर्ग खास तौर पर संपूर्ण क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग ले, उत्साहजनक तरीके से भाग ले, तो ये वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मानते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता इनकी ये थी कि संपूर्ण क्रांति का आरंभ वो गाँव से चाहते हैं। मैं बार बार बता चुकी हूँ कि गाँव से ही क्यों वो चाहते हैं, क्योंकि देखिए भारत जो है ग्रामीण संस्कृति का देश है,
भारत में शहरों के बजाय गांव बहुत अधिक हैं। लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहती है। तो ऐसे में अगर आप 70% जनसंख्या यानी गांव को जागरूक कर दोगे तो अपने आप ही देश की बहुत बड़ी बड़ी जनसंख्या को जागरूक कर दोगे। और ये भी भारत में एक सत्य है कि गांव से ही उठकर लोग शहरों में गए हैं। तो शहरों में अपने आप से ही जागरूकता आ जाएगी हर प्रकार की। तो संपूर्ण क्रांति का आरंभ गांव से होना चाहिए। उनका विचार था ग्रामीण स्तर पर संपूर्ण क्रांति की सफलता धीरे धीरे अपने आप नगरों व शहरों में भी फैल जाएगी और शहरी क्षेत्र के लोग भी इस क्रांति की सफलता में सहयोगी बनेंगे। फिर है अहिंसा पर आधारित हो संपूर्ण क्रांति। ये आप बहुत अच्छे से मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। दल विहीन लोकतंत्र और सर्वोदय संबंधी विचारों में खास तौर पर अहिंसा यानी कि हिंसात्मक साधनों में विश्वास ना होना, क्योंकि वो जो है गांधी जी और विनोबा भावे से बहुत अधिक प्रभावित थे और दोनों ही अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे। वो स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे, लोगों में पारस्परिक सहयोग, प्रेम, सद्भावना, निष्काम सेवा, इन सब गुणों के द्वारा क्या करना चाहते थे कि पवित्र साधनों का इस्तेमाल करो। अपने आप पवित्र साध्य है, उद्देश्य है, आपके जो लक्ष्य हैं वो अपने आप आपको मिल जाएंगे। तो अहिंसा का बहुत बड़ा ही समर्थन मानते हैं। विकेंद्रीकरण पर आधारित, ये पॉइंट भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अगर आप वीडियो देखेंगे राजनीतिक विचार जयप्रकाश नारायण के, उसमें पॉइंट 6 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी इसको। और अभी जो आर्थिक विकेंद्रीकरण मैंने आपको पॉइंट करवाया था 7th रेवोल्यूशन में, आर्थिक क्रांति में, तो वो वहाँ पे भी विकेंद्रीकरण आपका एक्सप्लेन हो रहा है, तो आप उसको वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूँगी। फिर नैतिकता पर बल, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। राजनीतिक विचारों को पॉइंट 3rd था, तो इसको भी मैं रिपीट नहीं करूँगी कि क्यों वो नैतिकता और आध्यात्मिकता को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इवन जो आपने रेवोल्यूशन की हैं उनमें से जो 2nd रेवोल्यूशन है उसमें नैतिकता पर वो बहुत अधिक बल देते हैं। और फिर राज्य के कम से कम कार्य, ये भी आप राजनीतिक विचारों का जो 12वां और 7वां पॉइंट है दोनों को मिक्स करके लिखेंगे तो आराम से हो जाएगा। राज्य यानी सरकारों का कम से कम काम होना चाहिए ताकि लोकतंत्र को बढ़ावा दे सके। लोग राज्यों के ऊपर डिपेंड ना होकर, राज्य सरकारों के ऊपर डिपेंड ना होकर अपने आप से आत्मनिर्भर बनकर देश को चलाने का प्रयास करें और लोकतंत्र को मजबूत करे, सहभागी लोकतंत्र बनाए, ना कि सरकारों पर आधारित, दलों पर आधारित लोकतंत्र बने। फिर 8वां पॉइंट है दल विहीन लोकतंत्र। इस पर तो मैं पूरा 16 नंबर का क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। आप प्लीज़ पार्ट 4th वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पूरा एक वीडियो इसके ऊपर बना है। निर्णय सर्व सहमति द्वारा, यानी कि बहुमत द्वारा नहीं, निर्णय सर्व सहमति द्वारा होना चाहिए, यानी कि सभी की सहमति हो। इसको लेकर मैंने राजनीतिक विचारों में एक 6 स्तरीय ढांचा भी बताया था कि किस प्रकार सहमति, सबसे पहले गांव में, फिर मंडलों में, फिर पंचायतों, फिर जिला पंचायत, फिर स्टेट और फिर नेशनल लेवल तक सर्व सहमति होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति ना करता है तो वो बात लागू ही नहीं होनी चाहिए। सबकी सहमति हो, ना कि बहुमत पर आधारित हो। बहुमत में क्या होता है कि अगर 100 में से 21 लोग भी मानते हैं और बाकी के लोग 81% को अगर लगता है, उनके वोट बंट गए 8-8, 9-9 अलग अलग कैंडिडेट्स को मिलने में, मैंने बाकायदा एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको समझाया है। तो किस तरह से सर्व सहमति नहीं बन पाती और बहुमत के आधार पर 81% लोग जो है पीछे रह जाते हैं और सिर्फ 21% लोगों की बात मानी जाती है। तो बहुमत का बहुत बड़ा एक लैकुना है, अपने आप में ही लूप होल है। इसके बजाय क्या होना चाहिए, सर्व सहमति पर आधारित होना चाहिए। दल विहीन लोकतंत्र में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया आपके लिए। यहाँ पर फिर मैंने आपको बाद में इसकी आलोचना भी की थी कि क्यों सर्व सहमति इतनी बड़ी जनसंख्या में संभव नहीं है, इसलिए बहुमत ही सही है। तो आप फिर से पार्ट 5 वाली वीडियो देख लें, सर्वोदय वाली और दल विहीन वाली पार्ट 4, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर वो आखिरी जो कहते हैं राजनीतिक क्रांति सबसे पहले होनी चाहिए। कहते हैं कि सबसे 7 क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण क्रांति वो राजनीतिक क्रांति को मानते हैं। कहते हैं व्यवस्था में बदलाव लाना है, नौजवानों का अधिक से अधिक सहयोग लेना है, तो राजनीतिक क्रांति सबसे पहले की करनी होगी। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों को राजनीतिक क्रांति के लिए संगठित रूप में सबसे पहले यत्न करना आवश्यक है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दोषपूर्ण कार्यशीलता के कारण ही भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक हर प्रकार की जो है पिछड़ापन आ चुका है। तो राजनीतिक अव्यवस्था ही भारत में विभिन्न सारी अव्यवस्थाओं की जन्मदाता है। उनका विचार था कि राजनीतिक प्रगति के साथ दूसरी अन्य क्रांतियों के लिए यत्न करना आरंभ कर देने आवश्यक है, परंतु देश की राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक राजनीतिक क्रांति से है। तो ये आप इनकी विशेषताएं लिख सकते हो। इसी के साथ आपका ये जो है
चैप्टर ख़त्म होता है। जो 4 मैंने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन करवाए और एमसीक्यू भी मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आ जाएंगे। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को टिल लास्ट देखें। जितने भी पहले वाले 7 वीडियोस मैंने अपलोड किए वो भी अच्छे से देख लें। आप सुनते रहें, घर पर आप कहीं पे भी हैं अपने कान में ईयरफोन लगाएं, काम करते करते भी सुन सकते हैं और अच्छे से सुने और अच्छे से लिख कर भी आएँ आप। बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे रिपीट की हैं इसमें जो कि बुक में नहीं दे रखे हैं, तो आप अच्छे से इसको समझें। थैंक यू।